बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम KNI के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, ईद उल फितर तो गुज़र चुकी है और आज का प्रोग्राम ज़रा ख़ास अहमियत का हामिल इस वजह से है क्योंकि हमने फ़ैसला किया था कि KNI प्रोग्राम में हम कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करें। तो आज हम आए हैं ओल्ड एज होम में। जब किसी भी औलाद की जब पैदाइश होती है, खा बेटा हो या बेटी, लेकिन उस वक्त वालिदैन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता कि वो जिस तरह मोहल्ले में रिश्तेदारों में मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं कि उनके बेटा या बेटी की पैदाइश हुई है, तो वो एक अजीब व गरीब कैफियत होती है कि वो उस खुशी को जो है कि हम कोई भी जो वालिद हो या वालदा वो उसको बयान नहीं कर सकते। लेकिन जब बुढ़ापा जब वालिदैन पर आता है तो उनकी आस उम्मीद जब दम तोड़ जाए कि जिस औलाद की खातिर उन्होंने सब कुछ कुर्बान किया था, लेकिन वही औलाद उनको ओल्ड एज होम में छोड़ जाए तो फिर उन पर क्या गुजरती है। तो आज के प्रोग्राम में हम उन वालिदैन से गुफ्तगू करेंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का तमाम तर हिस्सा जो था अपने वालिदैन के लिए कुर्बान कर दिया, लेकिन आज वो जब उनको ज़रूरत है उस सहारे की, तो लेकिन वो ओल्ड एज होम ही उनका मस्कन बन चुका है। तो इस वक्त हम ओल्ड एज होम मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि इस वक्त हम एंटर हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप राइट साइड पर आप ये देख सकते हैं, ये हमारे भाई हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये शाहीन साहब ज़रा कैमरा को जो 360 डिग्री पर रोटेट करके दिखाएं। तो ये यहाँ पर बैठे हैं, जिस तरह ईद आई थी, ईद पर खुशी मनाई जाती थी कि सब अपने फैमिली के साथ होंगे, लेकिन इन्होंने जो अपने ईद का दिन जो गुजारा है वो इन्होंने यहाँ पर ही गुजारा है। तो ये आप देख सकते हैं, इस वक्त हम एंटर हुए हैं। अब हम 1 बाय 1 गुफ्तगू करेंगे, उनसे हम बात करते हैं कि वो ज़िंदगी का जब औलाद, जब उनके बेटे कितने बच्चे या बच्ची हैं और वो क्या उनकी कैफियत थी। अस्सलाम वालेकुम सर, इधर तशरीफ़ लाएँ, ज़रा आपके ज़रा हमारे पास आ जाएँ, तशरीफ़ लाएँ। हम ये चलो औलाद नहीं है तो लेकिन आप अपनी ज़िंदगी की ऑटोबायोग्राफ़ी तो आप हमें बता सकते हैं ना कि आपने ज़िंदगी का हिस्सा आपने कैसे गुजारा है। सर, हार्ट पेशेंट तो इधर हॉस्पिटल नज़दीक हैं, तो मेरी बीवी कोरोना में मर गई, बच्चा है कोई नहीं जो मुझे अस्पताल ले जा सके, तो इसलिए मैं इधर आ गया। इनकी मेहरबानी, अच्छा सलूक करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या करते थे आप अपनी ज़िंदगी में? ज़ाहिर बात है कोई कारोबार, बिज़नेस, जॉब शॉप, तो वो कहाँ आपने अपनी सर्विसेज आपने अदा की हैं? मैंने कई जगहों पे काम किया। हाँ, तो कहाँ आपने काम किया? कॉलेज यूनिवर्सिटी हूँ। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा टीचर आप पढ़ाते रहे या तो कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते थे, क्या आपकी एक्सपर्टीज़ थी? पॉलिटिकल साइंस, इस्लामिक स्टडीज़। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस और इस्लामिक स्टडीज़। आपने पॉलिटिकल साइंस का आपने जिक्र किया, आप मुल्क के जो हालात इसको कैसे देखते हैं? मुल्क के हालात बस आप देख लें, पहले आधा पाकिस्तान चला गया है, फिर वो कश्मीर, हैदराबाद, दक्कन और कारगिल, और जब ये जंगें हुई हैं लाहौर का भी कुछ इलाका गया है, कसूर का भी। वो ब्रिज जो था दरिया सतलुज पे, वो पहले पाकिस्तान में था, वो अब इंडिया के कब्ज़े में है। क्योंकि जब दुश्मन ज़मीन वापस करता है, वो अपनी पसंदीदा लोकेशन जो है वो अपने पास रख लेता है। जो महंगे वाली चीज़ थी, ब्रिज उन्होंने अपने पास रख लिया। तो अच्छा सर, अब ये जो है सिखों को जो इतनी ज़मीनें मिली हुई हैं अमेरिका कनाडा में, वो उन्होंने पहले पाकिस्तान से कांटेक्ट किया, तो ये रिश्वत मांगते थे, नहीं हुआ तो वो फिर इंडिया साथ ही था, उन्होंने वेलकम कहा। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा ने लेबार्ट्री का सामान, एक्सरे मशीनें, ये वगैरह मेडिकल का भेजा। अब कराची वाले जो उनको आदत पड़ी हुई थी वो रिश्वत मांगते थे, महीना और उधर लंगर अंदाज रहा बैरी जहाज़। तो फिर उन्होंने अपने हेड ऑफिस में पीछे अक़वाम मुत्तहिदा को इत्तला दी थी ये अनलोड नहीं कर रहे शिप को, तो उन्होंने बोला कि इसके नज़दीक मुंबई आप उनको दे दो, उनको बगैर मांगे मिल गया। तो आप पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन रेज़ किया है, तो मैंने ये एक मिसाल आपको दी है। अच्छा सर, आपने ये मिसाल दी। अब जिस तरह आपने ज़ाहिर बात अपनी ज़िंदगी के तमाम तर 2 दहाइयाँ 3 दहाइयाँ जब आपने तमाम तर नई नस्ल को ज़ेवर तालीम से आपने रास्ता किया, तो कितने हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट थे जो आपसे तालीम हासिल कर चुके हैं? काफ़ी सारे थे। अच्छा, किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपने पढ़ा है? मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, उससे पहले मैं सरकारी था। हाँ, उधर मैं एडमिन अफसर था। अच्छा, एडमिन ऑफिसर थे। अच्छा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को आप कैसे देखते हैं, ये मेरा आखिरी सवाल है। मैंने उनके ख़िलाफ़ बात करके अपना सिर फड़वाना है उनकी हुकूमत।
नहीं आप खिलाफ बात ना करें, वैसे बता दें आप, तजावीज़ तो आप दे सकते हैं ना, सजेशन दे दें चलें। तो फिर हमें कॉल करें, हमारी खिदमात लें, चाहे फ्री लें, फिर हम उनको कोई आखिर इतना तजर्बा है, अल्लाह ताला ने तालीम भी दी हुई है, इतने महकमों में काम किया है, फिर तो इस तरह मीडिया में तो फिर ठीक नहीं बात है। चलो ठीक है जी, हम ये मुतालबा करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जो ख़ास तौर पर इनकी जो एक्सपर्टीज़ है दरस व तदरीस में वो हासिल करनी चाहिए। अब हम मज़ीद आगे भी बढ़ते हैं, दूसरों से भी हम गुफ्तगू करते हैं कि वो क्या कहेंगे। जी नाज़रीन, जिस तरह हम ओल्ड एज होम में मौजूद हैं तो यहाँ पर भी ये आपने देखा कि इनका भी ब्लड प्रेशर चेक किया गया है कि ज़ाहिर बात है कि जब बंदा उम्र के जब अगर आखिरी हिस्से की तरफ क्या 50 साल से जब ऊपर क्रॉस करता है तो फिर बीमारियाँ तो उसको तो फिर जनाब घेर ही लेती हैं बहुत ज़्यादा। हाँ जी, अब आप बताइएगा जी, आप अपनी ज़िंदगी का आगाज़ और यहाँ तक का सफ़र वो आपने अपनी ज़ुबानी आपने हमारे नाज़रीन को बताना कि क्या वजूहात हुई हैं कि जो आप यहाँ पर आप आज मौजूद हैं। बाजू बात है जी, कंधे के अपनियां दे नाल नेकी करिए ते नस्लां तिकर नहीं भुलदे, सही गल नहीं भूलते, गैरां नाल नेकी करिए ते उल्ट चालां चलदे। चलते ने जी चलते ने। उस तो बाद जी मेरा पैगाम ये आ कि जिस वक्त साढ़े सियाने शादी करते, ब्याह शादी करते ने, ओदी पुनछान करते ने भी ये कल नूं जलील तो नहीं करेगी औरत, कल नूं वसेगी कि नहीं वसेगी। इसलिए जी मेरी जी औरत सी निकल गई सी कुआरी हुंदी। ते विआह के रिश्ता किन्ने वेख्या सी? ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੀ, ਮਾਮਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਸਕਾ, ਉਧਰ ਭੂਆ ਸੱਸ ਸੀ। अच्छा भूआ सासी तो ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਲਿਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ये बस नहीं सकती, ये फलाना टिमकड़ा, इसलिए कुछ मुझे रवैया सख्त भी करना पड़ा कि भाग नहीं सकती। अच्छा मैं मर्द हुआ तो बसा के दिखाऊंगा। मैं उसको बसाता रहा, सख्ती के नाल भी ते नरमी दे नाल भी, हर तरह का यानी कि हरबा वरत्या, लेकिन उसने अपनी आदतें नहीं छोड़ी। बूढ़ी हो गई है, वो आदतें नहीं छोड़ी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मुझे मजबूर हो के उसको ख़त्म करना पड़ा कि आने वाली नस्ल तो आराम करेगी, बच्चे तो सुकून ना रहेंगे ना। फिर भी वो बच गई। बचने के नाल उसने उत्थे बयान में मुझसे दुआ लिए कि घर वाला मकान जो है वो मेरे ना कर दे। जज को बोला तो मेरी इसकी सुलह सुलह है। मैंने कहा जी चलो इसके पास होया या मेरे पास होया एक कोई बात है। मैंने जज को बोल दिया कि ठीक है जी कर दो। 2 महीने कहने लगी कि मैं तेनू बाहर रखना किराए ते, देखना भी ठीक है कि नहीं। फिर तुम अपने घर लेके आना। हाँ जी, मैं जी जैसे कहते गए वैसे ही मानता गया। शुरू तो भी मानता था, लेकिन उसके बाद जब देखा उसने जेल में रह के भी मैंने 25-30 हज़ार रुपया जोड़ा था, जो मेरी मुलाकातें जाती थी अच्छा वो सुप्रिटेंडेंट मेरी वालदा को दे देता था। वो आके मैंने बाहर लिया। वो जब उसने खा पी लिया, देखा भी बिल्कुल खाली हो गया, फिर लत मारी फिर भाग गई। जब मैं अब घर जाता हूँ ना तो शोर मचा देती है कि लोगों मुझे फिर मारने लगा, मेरे बढ़ने लगा, मेरे मारने लगा। लोग बस चलन हुए ने तो इसलिए लोग मैनू कह देंगे ने कि तू अपना सिर बचा इस औरत को, ये औरत तेनू लै दे जाएगी। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ नहीं। रह ये गया जी कि जो उसके काम है वो नहीं चलते। मैं बेचूँ तो मेरी गैरत नहीं गवारा करती। अच्छा बेटियाँ उसने इस काम पे लगा लिया, बेटे उसने बगैरत बना दिए। वो काम करके जन के एक दिन की रोटी नहीं मुझे दे सकते। बाहर रह के जी फिर मैं
10-15 साल लंडे का काम किया। 2000 रुपया था मेरे पास, 2000 तो मैं 5 लाख तक कर गया अच्छा 5 लाख तो ठीक जी, 5 लाख तक गया। उस तो खांदे पींदे रहे, आंदे जाते रहे। फिर मुझे जी बवासीर हो गई। मैंने 1.5 लाख रुपया उधर लगाया अपने इलाज पर। अपने इलाज पर। अपना 1 रुपया किसी ने नहीं बोला झूठे सच्चियों कि अबू जी आपको पैसा कोई चाहिए तो ले लो, बल्कि मेरे से चाय पानी भी वो पीते रहे जो दिन 4 थे। उसके बाद मैं ये पैगाम दूंगा कि ऐसी औरतों को बचें। और बच्चे कितने आपके? बच्चे जी मेरियां बच्चियां 4 ने, 3 बच्चे ने। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसी बदफरेब औरतों को सियाणिया ने कहा कि निकली उतली रन ना करिए भावें जन्नत दी हूर हो। सही गल है। वो हकीकत यानी कि मेरे सामने तो मेरे दिलों ये निकल रही हैं कि बिल्कुल हकीकत आ। सुन रहे सीगे कि बिगड़ी औरत का हल कोई नहीं। हल फिर मैं यही कढ़िया सी भी इनू अगले बन्ने तोड़ दो, और तोड़ देता वो भी कर दिता, करके बच गई। बच के भी उन्हें तौबा नहीं की, बल्कि उदू ज़्यादा आज़ाद छोटी बच्ची इस पासे लगा लिया। तो जिसलिए अब भी मैं घर से निकला हूँ ना, उसकी कोशिश है कि ये रवे बाहर तो भावें बुलांदा रवे, घर ना रवे। अच्छा तो ये दसो कोई बच्चे वगैरह आते हैं आपको इधर मिलने के लिए, कोई बेटा या बेटी? बेटा बच्चे वगैरह तो मिलने का भी तो तद ही फ़ायदा है ना, ये कोई 1-2 दिन की रोटी दे सकें या कहन के हमारे पास रहो, इतनी जोगे वो है नहीं गए। इसलिए मैं अपने दाता नू याद करके जी फिर उतों तुर पिया। अच्छा जब तुरिया तो 8 दिन मैं रहा दादा साहब। 8वें दिन मैं तड़के निकलिया वां जी बाहर नूं। इन्हां दा मैनू इश्तिहार दिखिया, इत्थे आ गए? हाँ जी, रिश्के पे लगा हुआ। वो पढ़ा के मैंने ड्रेस लिखाया, किसी तरह लिखा के फिर मैं इनके पास आया हूँ। इन्होंने कहा जी आ जाएं आप, कोई बात नहीं, आपकी उम्र कितनी है? मैंने बोला जी मेरी उम्र 70 साल है। कहते ठीक है आ जाएं। जब से आप इधर ही हैं कोई प्रॉब्लम तो कोई नहीं आपको? मैं वो ही बता रहा हूँ। जब मैं इधर आया हूँ इन्होंने मुझे नहाने के लिए पानी गर्म करके दिया, गुसल खाने में भेज दिया, कपड़े मुझे दिए, कपड़े मैंने बदलाए। अच्छा अब आप मैनू हो गया जी 2.5-3 महीने। 2.5-3 महीने तो तुम इत्थे ही हो जी। चलो ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ हाँ जी करूँगा। इस तरह जी कि मुझे महसूस हो रहा है मैं कभी अपनों में सूखा सा लिया ही नहीं था। अब मैं सुकून से सोता हूँ, मुझे कोई उठाता नहीं, अपनी मर्ज़ी से सोता हूँ, अपनी मर्ज़ी से उठता हूँ। बीबी खुर्शीद साहबा का जी असी शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें पनाह दी, हमें संभाला, हर तरह का हमारा ख्याल रख रहे हैं। भाई अरुण साहब बहुत साड़ी मदद कर रहे हैं और दिल खोल के कर रहे हैं। किसी किस्म का सानू घर दा याद ही नहीं आ रही। इन्होंने इन्ने कसी गमगीन सीगे कि सानू घर बुला दिया। अच्छा फैसलाबाद तो तुसी आए हो जी? फैसलाबाद। कोई दो जुगता सुना दो, फैसलाबाद का बंदा तो जुगता ना बाहर है कि भी हो सकता पल्ले आ दे नहीं है तो उन गल छड़ दो। तुसी साढ़े शहीद बाबे नू सुना दो, चलो छड्डो, मैं ना छड्डो, तुसी शहीद बाबा जी नहीं आंदे नहीं तो दो एक दो सुना दो। चलो शहीद बाबा जी वास्ते, चलो मेरे वास्ते नहीं, शहीद बाबा जी वास्ते। हाँ जी आंदे नहीं जी, नहीं ये कि हो सकता नहीं नहीं झूठ ना बोलो। मैं दोबारा चलो कोई लतीफ़ा सुना दो शहीद साहब क्या कह नहीं सकता, नहीं आंदा बस जहन जेड़ा ना। चलो बात ठीक है, तुम खुश रहो। अब मज़ीद नाज़रीन गुफ्तगू करते हैं। हाँ जी क्या नाम है जी आपका और कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? जफ़र इकबाल मेरा नाम है, मैं सरगोले का रहने वाला हूँ। अच्छा शहीनों के शहर से आप तशरीफ़ लाए हैं, तो क्या करते थे आप? मेहनत मजदूरी। मेहनत मजदूरी तो सर सभी करते हैं, कौन सी मेहनत मजदूरी करते थे आप? मैं वेल्डर था, वेल्डर, मेसन और ड्राइवर। अच्छा मुल्क पाकिस्तान में ही के बाहर के मुल्क में भी ये काम किया? बाहर भी काम किए। अच्छा कौन से मुल्क में आपने काम किया? सऊदी में कितने साल आपने गुजारे? 2 साल। 2 साल। बच्चे कितने आपके? वो नहीं है।
शादी करवाई कि नहीं? क्यों शादी ना करवाने की वजह? बस कुछ और मसले होते हैं कौन सा मसला? जो नहीं बताने वाले होते हैं। अच्छा चले, वो जो नाज़रीन देख रहे हैं वो तो समझ जाएंगे। तो इधर आप कैसे आए? इधर आप कैसे आए? इधर बस कोई आदमी लेकर आया था उसने बताया था इधर खुर्शीद ओल्ड एज हूँ और इंचार्ज हमारे हैं रूम साहब, ये बहुत अच्छे लोग हैं, इनके पास आए इन्होंने। अच्छा सर, इंसान की ज़िंदगी होती है, बच्चा छोटा होता है जब 15-20 साल या 25 साल का, एक इंसान की ज़िंदगी में ख्वाब होते हैं कि उसने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहता है, बनना चाहता है, एक अपना घर, अपना कारोबार, बिज़नेस, हर चीज़ आसाइश हर बंदे की ख्वाहिश होती है। तो आपकी क्या ख्वाहिश थी, ये आप बताइए सर। ख्वाहिश तो सब लोगों की यही होती है, हम बड़े हो जाएं, अमीर हो जाएं, हमारा कारोबार हो जाए, ये है वो है, तो वो ख्वाहिशें सब पूरी नहीं होती। हाँ जी, इंसान की अपनी कमज़ोरी होती हैं, वो उधर नहीं जा सकता। अच्छा, जिस तरह बात यह कि इंसान के जो वालिदैन होते हैं, हमारे वालिदैन के साथ जो हम कोई भी लम्हा अगर हमसे उनके साथ हम गुजारते हैं वो ज़िंदगी में हम कभी भूल नहीं सकते। लेकिन ख़ास तौर पर जिस तरह त्यौहार होते हैं, दिन दिहाड़ जिसको हम बोलते हैं, जैसे ईद उल फ़ितर, ईद उल ज़ुहा, जिस तरह भी ये ईद उल फ़ितर गुजरी है, तो ईद उल फ़ितर जब आप अपने वालिदैन के साथ आप मनाते थे, वो लम्हा वो याद आते हैं आपको? बहुत याद आता है, वो भूलने वाला है नहीं वक्त। वो हमारे बहुत कपड़े लेकर देते थे, जूतियाँ लेकर देते थे, बहुत हमारी ज़रूरत को पूरा करते थे। तो वो सीन सामने आ जाता जब भी खुशी का मौका होता है। तो वालिदैन हयात हैं या वफ़ात पा चुके हैं? कितनी देर हुई उनको वफ़ात पाए हुए? सन 98 में। 1998 में, तुम्हें 27 साल हो गए। पहले वालिद फौत हुए या वालदा? वालदा। तो वालिद साहब कब वफ़ात पाई थी उन्होंने? और 96 में। अच्छा। हाँ, आगे पीछे बस। देखिए, हम उम्र के किसी भी हिस्से में अगर कोई भी बंदा पहुंच जाए, वालिदैन की कमी को तो कोई नहीं पूरा कर सकता। अब जैसे अब ये ईद आई है तो उनकी कमी तो ज़ाहिर बात है, कोई नेमत बदल तो सर है कोई नहीं। हाँ जी, याद आज तो बहुत आती है, पर क्या कर सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। हमारी कमी यहाँ पूरी होती है और उन साहब ने हमको कपड़े दिए, पैसे दिए, सब कुछ दिया है, खाने के लिए अच्छा खाना दिया है। हाँ जी, यही ज़रूरत होती है। सर, कोई मैसेज या कोई पैगाम आप देना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं देना चाहता। नो। चलिए ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अब हम मज़ीद आगे की बढ़ते हैं, जो यहाँ पर दूसरे भी जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे भाई हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि उनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है, किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हिस्से जो गुजारे हैं और आज उनका मस्कन जो है वो यहाँ पर है। जी नाज़रीन, जिस जगह हम ये मौजूद हैं, इसको मिनी ICU का नाम दिया, यहाँ पर मेडिकेशन वगैरह भी दी जाती है। तो हमारे भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। तो पहले तो सर अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है भाई जनाब आपका? मेरा नाम रहमत अली जी। अच्छा, रहमत अली साहब का लाहौर से हैं या किसी आउट ऑफ सिटी से? मैं बाय बर्थ लाहौर का हूँ, बागबानपुरा जी, नियर शालीमार गार्डन में सुना होगा, वहाँ का पढ़ा हूँ और वहीं का मैं पढ़ा हुआ हूँ। फिर मैं पढ़ने के बाद में मेरे पेरेंट्स अब्रॉड थे, फिर मैं अब्रॉड चला गया, बाहर चला गया। फिर मैं काफ़ी देर मैंने वहाँ पर बहुत मेहनत की और नियर अबाउट 30 years आई पास इन मिडल ईस्ट। वही लग रहा भाई अपनी फैमिली के साथ, मेरी मदर एंड फादर। फिर वो 1971 वो वापस आ गए, मेरी शादी हो चुकी थी। फिर मेरी वाइफ मेरे साथ रही और मैं वहाँ बड़ी बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजारते रहे जी। काफ़ी को तकरीबन 20 साल में मेरे साथ रही वो जी जी। फिर पाकिस्तान आना पड़ा, आखिर हमारा वतन आना तो है ना, जाहिर है। और तो हमारे लिए कोई भी रिस्पेक्टेबल जगह नहीं है। कोई मुल्क हमें बातें करते हैं लेकिन हमें रिस्पेक्ट कोई नहीं देता। हमारी रिस्पेक्ट है तो हमारे पाकिस्तान से है, हमारा पाकिस्तान है तो रिस्पेक्ट है, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे और नज़र बद से बचा के रखे। और उसके बाद
जो हालात हैं वाक़ आए थे वो इसमें बहुत सी गंभीर स्टोरीज़ हैं जी। औलाद की स्टोरी है, फैमिली की स्टोरी है। आमिशुलस मेरी औलाद नहीं है कोई भी, मैंने अपनी बहन से बच्चा लेकर बेटा लेके पाला था एक, तो 40 साल उसकी खिदमत की, उसको पढ़ाया लिखाया, BCom कराया, शादी कराई, बच्चे वो, लेकिन वो फिर दगा दे गया, फिर छोड़ गया उसने और शादी वादी कर ली। तो इसलिए फिर मैं आई वाज अ फैक्ट्री ओनर इन फैसलाबाद, मेरे ससुराल फैसलाबाद के हैं। मैं जब कुवैत से वापस आया लाहौर, तो लाहौर आकर फिर लोगों ने मुझे फुदकलियाँ देनी शुरू कर दी, भाई ये काम कर लो, ये काम कर लो, वो काम। हम तो नौकरी पेशा लोग थे। आप बेसिकली सिविल इंजीनियर जी एसोसिएटेड सिविल इंजीनियर हूँ, तो मुझे तो काम ही कुछ नहीं आता था। तो यहाँ पर आकर ऋण खाते रहे, फिर वो भाई आ गया, भाई ये काम करा देते, वो भाई आएगा, वो उस काम को उलझा के मेरे पैसे वैसे जो वो खाते रहे। आखिर से मेरे ससुराल में मेरे 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 ब्रदर इन लॉ थे, वो अल्लाह उनको जनरल नसीब के फौत हो चुके हैं। वो लूम्स का काम करते थे, लूम फैक्ट्री के, प्राइवेट लूम। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई अगर जो कुछ थोड़े बहुत पैसे बचे हैं ना, जो बता रहा हूँ, तो तुम शिफ्ट कर जाओ, हम आपकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह की रहमत करे, कहीं जो उसने किया मेरे लिए बहुत कुछ था। मेरे वहाँ पहुँचने से पहले मेरे लिए किराए का मकान लेके रखा, मेरे लिए छोटी सी फैक्ट्री ख़रीद के रखी, लूम्स खरीद के रखी, कारीगर तक ख़रीद के रखे, वैसे मुझे चला के दी, फिर सिखाया कि भाई ऐसे चलता है, करता है, वो करता रहा। और मैं बहुत बड़ी अच्छी ज़िंदगी थी उससे, ठीक गुजरती रही। लेकिन फिर मिसहैप होते रहते हैं, इंसान से गलतियाँ तो हो जाती है ना, क्योंकि गलतियाँ अगर ना हो तो फिर ये कुछ नहीं होता। गलतियाँ उससे हो गई, मैंने एक कारीगर रख लिया, उस कारीगर को फिर और ऑर्डर दे दिया, उसको थोड़ा सा वो अफसर बना दिया, फिर मास्टर बना दिया, फिर उसको मुंशी बना दिया, फिर वो खाता रहा पीता रहा, फिर बीच में से लंगर लगाता रहा। फिर जी कमेटी पड़ेगी ना। हाँ पड़ गई। अरे ज़ाती मकान मैंने वहाँ ख़रीदा अपना, सब कुछ था मेरा, ठीक है। लेकिन वैसा उसने मुझे उलझाया, फिर सारा कुछ मेरा बिक गया, एवरीथिंग फेलिश। अच्छा बोला तो हो रही, बेटा तो छोड़ कर डर मार गया हो, तो मैं क्या करूँ। फिर इधर मैं धक्के खाए मैंने काफ़ी जगह पे। तो फिर मुझे वो पता चलते मुझे परसों किसे करते इस इदारे की खबर दी, हारून साहब के बारे में। किसी ने मुझे बताया कि यार यहाँ पर ना एक इदारा है, खुर्शीद ओल्ड एज होम, बहुत अच्छा, आप उससे रुजू करें, इंशाअल्लाह आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और वाकया ही जैसे किसी ने बताया था, मुझसे उससे बढ़कर रिस्पॉन्स मिला है। इस जैसा शरीफ इंसान मैंने नहीं देखा। अल्लाह इसकी ज़िंदगी करे, सलामत रखे और इसके इदारे को मज़ीद पनपने की तौफीक अता फरमाए। मैं यहाँ घर से अच्छा हूँ, मैं घर के माहौल से अच्छा हूँ। यहाँ पर मुझे पूछता तो कोई है ना कि तुम मर गए हो, जिंदा हो, पानी पियोगे, दूध पियोगे। अभी ये देखे मिसाल है आपके तौर पर पड़ा हुआ, ये मैंने सुबह का नाश्ता कर लिया, उसके बाद मुझे पूछा जाता है कि कोई फ्रूट खा लो, कोई खाना तो ये खाते हो तो ये खा लो, वो खा लो। पूछ किछ होती है। ये मेरी मेडिसिन पड़ी हुई है, मेडिसिन बॉक्स नज़र आ रहा है जी आपके। तो मैं इनको क्या कहूँ, मेरे पास सिवाय दुआओं के मेरे पास कुछ नहीं है। अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी करे और इनकी वालदा माजदा को हज़ारों साल ज़िंदगी अता करे, जिसके नाम पर इसने शुरू किया। और वाकई ही उसको ये बाकायदा तौर पर टाइम दे रहे हैं और बाकायदा तौर पर इसे रन कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाए और इस इदारे को पनपने की तौफीक अता करे। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, आप सबको सलामत रखे। सब थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर गुफ्तगू में एक मैसेज भी है। मैसेज उनका ये है कि जब आप फाइनेंशियल तौर पर जब आपके पास आप स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो जो आपके करबो जवार में जितने भी खा वो रिलेटिव्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, कोई भी है, उनकी नज़रें आपकी पॉकेट पर होती है। उन्होंने बस ये करना कि इस बंदे को बेवकूफ़ कैसे बनाना है और रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है। तो यही इसका जो शिकार ये हुए हैं। तो इसलिए आप भी कम से कम जब आपके फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रॉन्ग हो तो आप इस पर सोचें कि कौन आपका मुखलिस है, कौन आपका मुखलिस नहीं है। तो हम मज़ीद दूसरों से भी गुफ्तगू करते हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हाँ जी सर, बताइएगा क्या नाम है आपका और कहाँ से तशरीफ़ लाए? मोहम्मद इरफान भाई का लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं। लाहौर। अच्छा, तो अस्करी 5 कलमा चौक। अच्छा, अस्करी 5 से आप तशरीफ़ लाए। अच्छा बताइएगा,
शादीशुदा हैं, बच्ची हैं? तो टोटल तो मेरे 4 बच्चे हैं जी, 2 हयात हैं और 2 अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं जी। और बीवी आपकी? जी वो भी हयात हैं जी। अच्छा, वो याद है। तो आप यहाँ पर कैसे आए हैं? जी, मैं रक्षा पे आया था जी। और मतलब कुछ ऐसे हालात थे कि कुछ गैरतमंद रिश्तेदारों की धोखाबाजी की वजह से कुछ ऐसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई कि उन्होंने उनकी वजह से मेरा घर में रहना, बच्चों के साथ रहना बड़ा मुश्किल हो गया। और जैसे आपको इल्म है कि ये एक मादी दुनिया, हर एक को चाहिए होता है कि जब तक आप उनके लिए कमा के ला रहे हैं, कमा के दे रहे हैं, आप उनके लिए फ़ायदेमंद हैं। जैसे ही आपकी ये ज़रूरियात पूरी हो गई या कम होना शुरू हो गई तो वो आपके लिए नकारा इंसान हो जाता। तो वो जो रिश्तेदार हैं उनकी वजह से काफ़ी तकलीफ़ उठाना पड़ी मुझे और मेरी फैमिली को भी। तो मेरा घर में रहना मुश्किल हो गया, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे। अच्छा, वो रिश्तेदार कौन थे जिन्होंने ये फ़िरौनियत का किरदार जो ना वो अदा किया, जिस तरह एक फ़िल्म होती है, फ़िल्म में विलन का किरदार अदा करते हैं, तो उन्होंने किस तरीके से आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की? बस कि धोखाबाजी से उन्होंने मेरे जितने भी मेरे पास मालियत थी पैसों की, वो उन्होंने मेरे से हासिल कर ली, जो मेरे लिए ज़रूरी थी कि मैं अपने घर को चलाने के लिए मतलब जो ज़रूरत होती है वो उन्होंने मेरे से धोखेबाजी से हासिल कर ली। और वापस भी मतलब काफ़ी अर्स कहते रहे वापसी कर लेंगे, लेकिन उन्होंने वापस भी नहीं किया। और अब ना मुलाकात करते हैं ना कोई बात वापस करने का सोचते हैं। तो लेकिन वो मेरे लिए तो मुश्किलात हो गई और मेरी फैमिली के लिए हो गई, और मुझे अपने बच्चों से दूर जाना पड़ा और यहाँ पे ओल्ड होम में आना पड़ा मुझे। और मिसेस आपकी? वो बच्चों के साथ ही हैं जी। वो मतलब जहाँ से मैं आया हूँ उसकी वजह से वहाँ पे रह। वो ठीक है, वो खुश हैं उधर बच्चों के साथ? हाँ जी, वो उनका अपना कोई अब इंतज़ाम हो रहा होगा कि मैं तो अब 15-20 दिन से इधर ही हूँ, मुझे नहीं पता वो पीछे अब किस तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन मैं तो यहाँ पे जिस मुसीबत में बैठा हूँ अब उन रिश्तेदारों की वजह से, वो मैं ही बता सकता हूँ आपको। मतलब वो एक रिश्तेदार तो दुबई गया हुआ है, एक इधर 92 अपर माल पे रहता है और एक शेखुपुरा में रिहाइश पजीर है। लेकिन वो कोई भी, उनको पता है कि उन्होंने मेरे से पैसे लिए, लेकिन फिर भी वो वापस करने पे सोच नहीं रहे। 1-1.5 साल इतना अरसा हो गया। अब मुझे अपने बच्चे की मैंने शादी करनी थी 1.5 साल पहले, तो उस दौरान मतलब आज रात को अगर बारात जानी थी तो पैसे नहीं थे मेरे पास, इस वजह से कि जो उस धोखेबाज रिश्तेदार की वजह से मतलब हमें कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ी। टोटल कितनी अमाउंट थी जो उन्होंने आपसे हथियाई है? टोटल थी तकरीबन मतलब ये तीनों का, एक का मैं आपको बताता हूँ जो 92 अपर माल में रहता है उसका तकरीबन 1,05,00,000 थी जी। अच्छा जी, और उसमें से अभी उसने सिर्फ जो बकाया देना है वो 66.5 अभी देना है, बाकी 66.5 उसने देना अभी बाकी। वो बहुत बड़ा फ्रॉड है जी, धोखेबाज है। उसकी पूरी हिस्ट्री उसकी और उसके वालिदैन की ऐसी है। लेकिन बस वो जब उसने हासिल किया मेरे से पैसे आ गए, पता नहीं क्या दम करके आया कर दिया मेरे पे और मेरे घर वालों पे। हमने भी उसने मांगा, हमने आराम से पकड़ा दिया उसे। कोई रकम की बाजियाबी के लिए, रकम लेने के लिए आपने किसी गवर्नमेंट लेवल पर या सियासी एतबार से जो हुकूमत में कोई हो, जैसे कोई भी मिनिस्टर्स होते हैं, गवर्नर वगैरह, या वहीं पर कोई आपने कोई एप्लीकेशन दी? मेरा इतना ताल्लुकात तो है नहीं जी। मैं तो एक सिंपल सा घर में मतलब रहने वाला बंदा हूँ। मस्जिद चला गया, नमाज़ पढ़ ली, काम कोई कर लिया, मेरा इस तरह का कोई ताल्लुक था। लेकिन जिसको भी 1-2 लोगों को कहा भी, तो जिसको कहा मैंने उसने खुद से मेरे से पैसे लेके भाग गया। अच्छा, मतलब आपके पैसे रिकवर करवा लेकिन थोड़े से करवाए, लेकिन करवाए ज़रूर उसने, लेकिन जो उसने मेरे से थोड़े से पैसे लेके जो ज़रूरत है मुझे, तो वो भी भाग गया। मतलब वो भी अब आंखें नहीं मिलाता और ना वापस करता, हालांकि उसे पता है कि उसने मेरे से पैसे लिए और धोखे से लिए। अब अल्लाह करे ये अल्फाज उन तक पहुँच जाएँ। ये शेखुपुरा में रहते हैं साहब। नहीं इंशाल्लाह आपकी आवाज़ जाएगी। तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, यहाँ पर आप ख़ुद ही देख सकते हैं कि जो हालात वाक़यात हैं कि किस मजबूरी के तहत वो यहाँ पर आए हैं। और बस ये अब आपके सामने। जी जी, मैं शुक्रगुज़ार हूँगा खुर्शीद होम ओल्ड एज होम का और हारून साहब का कि उनकी मेहनत से और उनकी बरकत से यहाँ पे हम जैसे सब लोग रह रहे हैं। हमें बिल्कुल घर से दूर एक घर का माहौल मिल रहा है और कोई कमी महसूस नहीं होती और ज़रूरियात हमारी वक्त पे पूरी हो जाती हैं और बहुत शुक्रगुज़ार हम हैं इनका। ठीक है, थैंक यू। जी नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम मज़ीद दूसरों से भी हम गुफ्तगू करेंगे कि वो
किन हालात में या किस तरह हालात के सताए हुए अपने औलाद के हाथों और इसके अलावा अपनी बीवी के हाथों भी और जिस तरह अपने रिश्तेदारों के हाथों जो मजबूर होकर यहाँ पर आए हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह आज का खुसूसी प्रोग्राम है, हम ओल्ड एज होम में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारी गुफ्तगू जारी और सारी है। जो यहाँ पर हमारे भाई हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं जो यहाँ पर अरसा से रिहाइश पजीर हैं, तो हमारी बहन हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं जी आप? हाँ जी बिल्कुल ठीक हो, अल्लाह मियाँ का शुक्र है। आप ठीक है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। और माशाल्लाह, आप ये बताइएगा कब से आप यहाँ पर हैं और क्या वजह हुई है कि आप यहाँ पर हैं? अपनी जो माजी की जो ज़िंदगी है वो भी आप हमें थोड़ा सा बताइएगा प्लीज़। वो ये हम साल से इधर हैं और ये बड़ा अच्छा अदारा अल्लाह मियाँ की तरफ से है। पाकिस्तान हमारा वतन है, खुर्शीद ओल्ड एज होम हमारा घर है और ओनर हैं हारून साहब। वो बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं, उनकी पूरी टीम भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। सारा काम वक्त पे, खाना, कपड़ा, हर चीज़ यहाँ मुहैया होती है और हम खुश हैं। इससे बड़ी और क्या बात है? अच्छी बात है, खुश तो हैं। अच्छा लगता है कि आप खुश दिखाई दे रही हैं। तो ज़िंदगी के बारे में आप कुछ थोड़ा सा हमें बताइएगा। नहीं है, माजी जो था वो बीत गया है। अब मुस्तकबिल को सोचना और मुस्तकबिल पे फोकस करना है, ठीक है ना? कोई ज़िंदगी का कोई यादगार वाक़या को जो आप याद आता हो भी आपको? कोई भी ज़िंदगी आपको होता है, अनगिनत वाक़यात होते हैं। हाँ जी, पढ़ाई के दौरान थे अच्छे वाक़या, मौके थे, हम खेलते थे, हॉस्टल में मैं रहती थी, लॉन्ग जंप, हाई जंप, पढ़ाई में मैं फर्स्ट आती थी और घुड़सवारी भी करती थी, ऐसा भी था। लेकिन अब ये है कि मैं स्टिक से चलती हूँ, अब ये हो गया है। तो स्पोर्ट्स में कोई मुकाबले, जैसे पंजाब लेवल के मुकाबले, स्कूल लेवल के मुकाबले? हाँ जी होते थे, मुकाबला भी होता था, वो फिर हमें इनाम भी मिलता था और पढ़ाई में मेरी हिसाब में 100/100 होता था। तो अब मुझे गिनती नहीं आती है, हमें भूल भाल गई। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको। हम जहाँ रह रहे हैं बहुत ही अच्छा है, खुश हैं हम, हर चीज़ मिलती है, बड़ा खुशी। हारून साहब बड़ा ख्याल रखते हैं, माँ की तरह प्यार करते हैं, हमें बेटे की मोहब्बत मिल रही है, और क्या चाहिए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हम मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, वो क्या कहते हैं, उनके क्या एहसास और जज्बात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, कब से आप यहाँ पर हैं? मैं तकरीबन 1 साल से हूँ। अच्छा, 1 साल से रह रही हूँ मैं खुर्शीद ओल्ड एज होम। हारून साहब हमारे इंचार्ज हैं और ये हमारे कफ़ालत करते हैं और हमारी केयर करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। और कोई भी ज़रूरत होती है, भाई आज मेरी आँख में ख़राब थी, मुझे रिक्शा करवा के ऊबर पे हॉस्पिटल भेजा, मैं वहाँ से दवाई ले कर के आई हूँ और आराम कर रही थी। खुदावंद अल्लाह का शुक्र है कि हर चीज़ जो है ना वक्त के साथ मिलती है और खाने पीने में भी कोई परेशानी नहीं है और दवाई में भी कोई परेशानी नहीं है और हम बेहद खुश हैं। और ईद में भी हमें कोई महसूस नहीं हुआ कि हम घर पर हैं या नहीं हैं या यहाँ पर हैं। अल्लाह का शुक्र है हर चीज़। अच्छा बताइए, क्या वजह हुई कि आपको यहाँ पर आए? कोई बेटे वगैरह औलाद आपकी या फैमिली, रिश्तेदार? सब कुछ है दुनिया में, बस नहीं कुछ कह सकते। हालात ऐसे होते हैं कि इंसान मजबूर हो जाता है यहाँ आने के लिए। तो हम यहाँ आकर भी सेटिस्फाइड हैं, ऑल ओवर हम खुश हैं, इसलिए मज़ीद वी डोंट बॉदर देम। तो को बचपन बताया है, क्या एजुकेशन है आपकी, कहाँ से आपने तालीम हासिल की? अच्छा, मैं गुजरांवाला से बिलोंग करती हूँ। पहलवानों के शहर से फिर आई ना, फिर आप भी फिर पहलवान ही हुई ना फिर। और यूनुस पहलवान के घर के साथ ही हमारा घर था। तो मैट्रिक मैंने की और एफए मैंने किया गुजरांवाला गवर्नमेंट कॉलेज से फॉर वुमन। उस वक्त एक ही कॉलेज था, 71-2 में की बात है। हाँ जी, एफए किया, फिर मैंने नर्सिंग की कराची से 4 साल की, फिर मैंने जॉब किया। फिर मैं जॉब आपने उधर सिंध में की, कराची में या इधर पंजाब? कराची में किया, फिर मैं दुबई चली गई। अच्छा, वहाँ जॉब किया। फिर दुबई में कितने अरसा आपने काम किया, जॉब किया? तकरीबन 18 साल। अच्छा, 18 साल। हाँ जी।
तो उसके बाद फिर उसके बाद शादी भी हुई बीच में, सब कुछ हुआ, सारे प्रोसेस से गुजरी हूँ और आज मैं ओल्ड एज होम में रिहाइश पजीर हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मज़ीद क्या बताएं, हर चीज़ तो फजीलत से मिल रही है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको जी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। जी नाज़रीन, अब हम मज़ीद जो यहाँ पर हैं, जो क़याम पज़ीर है, रिहाइश पज़ीर हैं, उनके एहसासात और जज्बात अब उनकी ज़ुबानी हम सुनते हैं। अच्छा नाज़रीन, हमने कहा कि जो यहाँ पर स्टाफ मौजूद है उनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं कि जो नाज़रीन एक ये जज्बा होता है कि इंसानियत के जज्बे से सरशार, अगर हम इनका कोई जो अपने नहीं कोई ख्याल रखेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है इंसानियत की हैसियत से, इंसानियत का जो रिश्ता है ये सबसे बड़ा रिश्ता है, और जब अपने साथ छोड़ जाएँ तो फिर ज़ाहिर बात है फिर कोई ना कोई तो मसीहा सहारा बनता है। इनसे हम बात करते हैं। अच्छा ये बताइएगा, कब से आप यहाँ पर हैं? मैं यहाँ पे 2 इयर्स से हूँ। अच्छा 2 ईयर्स से, 2 साल हो गया। योर गुड नेम? स्नेहा। क्या? स्नेहा। अच्छा, तो कैसा लगता है जब आप इनके साथ आपने टाइम स्पेंड किया, जैसा ईद गुजर गई, ईद के दिनों में भी आपने, अगर हालांकि तो ईद तो हम अपनों के साथ ही मनाते हैं फैमिली के साथ, लेकिन आपने ईद यहाँ पर मनाई है? जी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इनके लिए ही आई हूँ और इनके लिए ही काम करना होता है, और इनकी मेडिकेशंस, इनका सारा जो है प्रॉपर वो देखना होता है, क्योंकि एक दिन की भी निगलेक्शन हो जाए तो बहुत फ़र्क पड़ता है इनकी हेल्थ पे, तो वो सारा देखना होता है, इसलिए मैं ईद पे भी यहाँ पर ही हूँ। अच्छा ईद पर यहाँ पर कभी ऐसा हुआ कि इनसे आपको डांट भी पड़ी हो? हाँ जी, पड़ती है बहुत बार। अक्सर? हाँ जी, बाकायदगी के साथ? हाँ जी। मतलब उस तरह की डांट नहीं पड़ती है, लेकिन थोड़ी बहुत पड़ जाती है। नहीं तो ये तो अच्छी बात है ना, ये तो पढ़नी चाहिए। जब ज़ाहिर बात, जब आप ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई, अच्छा कोई ऐसा वाक़या आपके साथ इनके साथ हुआ जो आपको हंसी भी आती हो? होता, चले आप इधर ही खड़ी रही, इनसे मैं इधर के, आप इधर ही खड़ी रहे। बेटी हमारी बहुत अच्छी है, मेरा तो बड़ा खेवन, जब भी कुछ कहती हूँ ना कर देती हैं फ़ौरन। मैं आपको बताती हूँ कि मैं मिर्च नहीं खा सकती, सालन में हर चीज़ खाती हूँ लेकिन मिर्च नहीं खा सकती। कल इन्होंने खाना बनाया, मैंने पहले ही कह दिया, मैंने बेटी मिर्च नहीं खानी। इतनी अच्छा इन्होंने बनाया कि मैंने शौक़ से खाया, और बल्कि सुबह भी खाया। तो इन्होंने मेरा ख्याल किया कि ये मिर्च नहीं खाती है, इनको खाना खाना चाहिए। तो ये कितनी अच्छी मेरे लिए बात थी, मैं बड़ी खुश थी कि मैं वरना इतना अच्छा खाना आता है लेकिन मैं नहीं खा सकती। कल दाल थी, मज़े की खाई। क्या बात है जी, आपकी तो तारीफ़ तो होगी। ईद के दिनों में हमारे जो कुक थे वो कल शाम में यहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो इसकी वजह से मैंने ही खाना बनाया था इनके लिए। चलिए माशाल्लाह, आप तारीफ़ भी तो उन्होंने की ना, कमाल तारीफ़। सुबह भी मैंने खाई। ऐसे कैसा लगता है आपको इनके साथ, इनके दरमियान? अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं। माँ बाप जैसे हैं तो माँ बाप की तरह ध्यान रखते हैं जी। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। हम हमारी दुआएं आपके साथ है जी, और उम्मीद है कि आप इसी तरह इंसानियत की खिदमत करते रहेंगे। इसका अजर तो आपको अल्लाह तबारक तआला की ज़ात मुबारक नहीं देना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, अब मज़ीद यहाँ के दूसरे स्टाफ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि उनको कैसा लगता है इनके दरमियान। अच्छा सर बताइएगा, कब से आप यहाँ पर हैं, और ज़िंदगी के कुछ यादगार लम्हात भी आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा सर। मैं तकरीबन कोई 9-10 महीने हो गए मुझे यहाँ पर, और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। और बल्कि सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वेलकम सर, वेलकम। और खुर्शीद ओल्ड एज होम की तरफ से, और ये हमारे हारून साहब हैं जो अपना सब कुछ छोड़ के हमारे पास ही रहते हैं, और मुझे तो ये ख़तरा है कि कहीं ये मुस्तकिल ही यहाँ हमारे साथ ही ना आ जाएँ अपने बच्चों को छोड़ के। तो ये इनकी शफ़क़त है, मोहब्बत है। और मैं ये मैसेज देना चाहूँगा अपनों को जिन्होंने हमें बेकार समझ के बाहर छोड़ दिया, कि आप देख लो कि हम कैसे रह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, सब हमें पूछते हैं, और आप बदकिस्मत हो कि आपने हमें अकेला किया, और हमने कोई अच्छी नेकी ज़रूर की होगी जिसकी वजह से हारून साहब जैसे लोग हमें मिले, और आप जैसे लोग आते हैं और हमारा पूछते हैं। और हमें क्या चाहिए, हमने ज़िंदगी में सब कुछ देख लिया, अब हमें कोई ख्वाहिश नहीं, हमें सिर्फ अब रिस्पेक्ट चाहिए बस। और वो हमें अल्हम्दुलिल्लाह
इस इदारे में बहुत अच्छे से मिल रही है। अच्छा, किधर लाहौर से ही आप हैं या किस जगह से? बाल्टोन से। अच्छा, इकबाल टाउन, शुरू से इकबाल टाउन से? जी। अच्छा सर, बताइएगा जी, नाम भी बताइएगा और कहाँ से आप तशरीफ़ लाए? वालेकुम, मेरा नाम सईद अहमद है, मैं शादरा से आया हूँ और बस घर की परेशानी की वजह से घर से निकले हैं। कुछ ये मजबूरियाँ थी जिस वजह से आना पड़ गया। माशाल्लाह यहाँ पर हमें हारून साहब ने इस कदर प्यार मोहब्बत दिया है कि जो हम बयान नहीं कर सकते। यहाँ हमें कोई महसूस नहीं होता कि हम बाहर जगह हैं या घर में हैं। घर से बेहतर जगह हमें सहूलतें मैसर हैं यहाँ पर। हारून साहब माशाल्लाह, खुर्शीद साहब इनकी वालदा माजिदा थी, उनकी दुआओं की बदौलत हारून साहब ने यहाँ पर इसका अदारा खोला है और ये इंशाल्लाह और तरक्की करेगा। ये किसी किस्म की हमें यहाँ कोई किसी किस्म की कमी नहीं महसूस नहीं होती है। अल्लाह का एहसान है, बस वक्त पास कर रहे हैं। ईद वो बड़ी खुशी तरीके से गुजारी है यहाँ पर। सब मिले आकर यहाँ पर, ये आपस में हम एक मेल जोल है, सबका इकट्ठे रहते हैं। कोई किसी किस्म की कोई मसला मसाइल नहीं है यहाँ पर। बस ये अल्लाह का शान है। चलिए, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। सर, नाम भी बताइएगा और कहाँ से आप? लाहौर से या किसी और? लाहौर से शाहबाग से आया हूँ। तो तारिक मेरा नाम है। तो भाई के साथ रहता था, उन्होंने मुझे कहा जान छोड़ो। मैं इधर आया, उनको मैंने हारून साहब को मैंने कहा ये ना मुझे जगह दे दें। उन्होंने कहा ये आपका घर है, आप आ जाएँ। जब से मैं आया हूँ अच्छा खाना मिलता है, अच्छे कपड़े मिलते हैं और धुले हुए मिलते हैं कपड़े। चादर रोज़ चादर बदलते हैं, इसकी बिस्तर की चादर बदलते हैं। भाई नहीं आया बाद में इसके बाद आपको मिलने के लिए? मेरे पास मैंने बताया इन चीज़, लेकिन फिर फ़ायदा क्या बताने का। बिल्कुल सही। अलबत्ता मुझे खुर्शीद होम क्या कहते हैं, खुर्शीद क्या ओल्ड एज सेंटर में आया हूँ। तो इससे मुझे पीछा भूल गया है। पीछे मुझे अच्छा खाना मिलता है, अच्छा खाना रमज़ान के टाइम अच्छा मुझे सुबह सहरी मिलती थी, दोपहर शाम को इफ्तारी मिलती थी। चलें सर, मुझे भूल गया। चलें, अल्लाह ताला जी आप पर अपना खास, सब पर अपना खास फजल व करम फरमाए। जी नाज़रीन, इस वक्त हारून साहब हमारे साथ मौजूद है, जो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ओल्ड एज होम में हैं उनकी केयर करते हैं, तमाम तर सहूलियात इनको फराम करते हैं। इन्हीं से हम बात करते हैं कि इन्होंने कैसे ये स्टार्ट किया, कि कैसा ओल्ड एज होम, किसका ख्वाब था जो होना चाहिए जहाँ पर अपनों के सताए हुए, रिश्तेदारों के, अजीज़ कारब के, सबका मस्कन जो ना वो ये इदारा ही है। जी सर, बताइए। सर, खुर्शीद बीबी मेरी वालदा का नाम है और मैंने अपनी वालदा के नाम से खुर्शीद ओल्ड एज होम बनाया। और उनकी ख्वाहिश थी, उनका ख्वाब था कि कोई ऐसा शेल्टर, कोई ऐसा घर बनाया जाए जो बेसहारा बुज़ुर्ग हैं, जो मुख्तलिफ़ जगह पे गलियों में, पार्कों में या इस तरह कुछ भटक रहे हैं या बड़े मजबूर हैं घरों में, उनके लिए एक ऐसा घर हो जो उनका अपना घर हो और जब तक रहें वो ताहयात यहाँ पे रह सकते हैं। ऐसा कोई अदारा बनना चाहिए। तो उनके नाम से मैंने ये अदारा बनाया और उनका ख्वाब था मेरी वालदा का कि ऐसा कोई ओल्ड एज होम बनाया जाए। अच्छा, कितनी देर से ये आप इदारा चला रहे हैं, कितना टाइम हो गया? 3 साल से मैं ये अदारा चला रहा हूँ और इस वक्त मेरे पास 18 अफराद हैं, 18 बुज़ुर्ग अफराद हैं, लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं। और ये अपने मुख्तलिफ़ मसले मसाइल से बेचारे यहाँ तक पहुँचे हुए हैं और इनको उनकी ज़बानी आपने सुन लिया कि किस तरह की सहूलियात यहाँ पे मिल रही हैं। हाँ जी, हम इनको मेडिसन वगैरह इधर अरेंज करके देते हैं। इनका नर्सिंग स्टाफ है हमारे पास, डॉक्टर की सहूलत मौजूद है। कोई बीमार हो जाए तो फिर हॉस्पिटल तक हम इनको लेके जाते हैं, इनकी टेक केयर करते हैं। इनको नाश्ता टाइम पे मिलता है, खाना टाइम पे मिलता है, रात का खाना टाइम पे मिलता है और ताज़ा खाना तैयार होता है, फ्रेश खाना तैयार। इधर ही हमारे पास किचन है, खाना बनाने वाला लड़का मौजूद है। तो हमारी कोशिश होती है कि इनको घर से अच्छा माहौल दिया जाए। मैं समझता हूँ कि अगर ये बुज़ुर्ग हमारे पास रह रहे हैं तो साफ़ सुथरे माहौल में रहें, साफ़ सुथरे इनके कपड़े हों, खाना पीना अच्छा हो। दूसरा, अगर कोई इनका मिलने आ जाता है, कोई भूला भटका पहुँच जाता है यहाँ पे,
तो उनके लिए एक मैसेज होगा कि हमने अपने वालिद साहब को किस हालत में घर से निकाला था और यहाँ पे कितना अच्छा वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात और अपनी ज़िंदगी के बुज़ुर्गी के जो लम्हात होते हैं वो बड़ी मुश्किल होते हैं, वो बहुत ही कठिन होते हैं। आपको एक वॉशरूम तक सहारे की ज़रूरत होती है, आप एक पानी का गिलास लेने के वो किसी से मांगना पड़ता है, आपको बैठे बैठाए बेड पे ना चाय चाहिए होती है, आपको नाश्ता बेड पे चाहिए होता। ये कौन करता है? ये औलाद के अलावा तो नहीं को कर सकता। मगर ये खुर्शीद ओल्ड एज होम एक वाहद अदारा है जहाँ पे पूछे सारे बुज़ुर्गों से, ये इनको बेड पे ही हम लोग नाश्ता देते हैं। इधर टेबल पे नाश्ता लग जाता है, रात का खाना लग जाता है, सुबह इनको चाय मिल जाती है, टाइम पे अपना टेबल पे लग जाती है। एक आवाज़ देते हैं, लड़का पानी लेके पहुंच जाता है, एक आवाज़ देते हैं, स्टाफ नर्स इनके बेड पे ब्लड प्रेशर चेक करने पहुंच जाती है। हमें पूरी कोशिश करते हैं कि इनको घर की जो पुरानी अपने गुज़रे लम्हात हैं, गुज़री हुई यादें हैं, जिस इन्होंने मुश्किल हालात में निकले हैं घर से, तो वो दोबारा इनको याद दोबारा ना उससे पता है कि वो फिर एक डिप्रेशन का शिकार हो जाए, फिर वो एक एंजाइटी वही दोबारा जन्म ले देती है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कभी ऐसा भी हुआ कि यहाँ पर जितने भी ओल्ड एज होम में यहाँ पर उनके कोई फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर आए, वो कोई इस तरह का मसले तो उनके दरमियान कोई अब करवा दें कि वो हंसी खुशी यहाँ से चले जाएं, ऐसा भी हुआ है? जी सर, ऐसा 3 से 4 अफराद ऐसे हुए। पिछली ईद पे हमारा प्रोग्राम चला किसी चैनल पे, तो उसको देख के फिर वो उनके रिश्तेदारों ने उनको फ़ोन करना शुरू कर दिए कि आपके वालिद साहब इस तरह टीवी पे आ रहे हैं। तो वो फिर उसी टाइम यहाँ पे पहुँचे और उनकी सुलह सफाई कराई। ऐसे 2-3 अफराद और हैं, एक सरगोदा से थे हमारे भाई, एक फिर आए थे कश्मीर से आए हुए थे, तो उनकी घर में सुलह सफाई होगी, फिर वो अपने घर में चले गया, बहुत ठीक रह रहे हैं। बस कोहिनूर न्यूज़ की भी ये ख्वाहिश होगी कि ये जो अपने प्यारों के दरमियान ही और एक वक्त आए वो उनको लेकर जाएं, वहाँ पर जाएं और वैसी ही ज़िंदगी इनकी दोबारा हो जैसे इनकी पहले हुआ करती थी। तो कोहिनूर न्यूज़ की भी यही ख्वाहिश और यही एक काविश है। तो यही एक प्रोग्राम था। अच्छा सर, लास्ट में कोई मैसेज, कोई आपकी कोई डिमांड हो जो आप इस कार खैर में जो भी आप कर रहे हैं इसमें मज़ीद बेहतरी के लिए क्या क्या आप समझते हैं कि ये होना चाहिए जिससे और मज़ीद इनकी सहूलियात की फराहमी में बेहतरी आ सकती है? सर, सबसे तो पहले मैं कोहिनूर की पूरी टीम का, ईद साहब का, शाहीन बाबा साहब का और पूरी टीम जो इनके साथ है उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं, जो हमारे बुज़ुर्गों के साथ उन्होंने आज का दिन गुजारा और अपने जो है वो सारे इनके साथ मामलात इनके सुने। तो मैं दूसरा, आपने पूछा ईद साहब के कोई आप इनके लिए कोई ओल्ड एज होम के लिए, खुर्शीद ओल्ड एज होम के लिए कोई आप डिमांड करना चाहते हैं या इनको आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो सर मैं अपने सुनने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें एक एम्बुलेंस की सख्त ज़रूरत है। आप सब समझते हैं कि बुज़ुर्ग अफराद जो होते हैं उनको पता नहीं चलता कब उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कब उनकी शुगर हाई हो जाती है, कब क्या मसला उनको आ जाता है। तो हमें फ़ौरन से पहले हॉस्पिटल पहुंचना पड़ता है, जो कि हम अगर बाहर से गाड़ी मंगवाते हैं तो वो लेट कर देती है। तो इसलिए हमें 2 से 3 ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिन्हें हमें बाद में पछताना पड़ा। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे खुर्शीद ओल्ड एज होम के तमाम बुज़ुर्गों की तरफ से कि हमें एक एम्बुलेंस, हुकूमत वक्त से भी अपील करेंगे और जो मुझे सुनने वाले हजरात हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें एक एम्बुलेंस इन बुज़ुर्ग अफराद के लिए दी जाए, खुर्शीद ओल्ड एज होम के लिए जाए, ताकि इधर ही वो एम्बुलेंस खड़ी हो, ताकि जब भी कोई बुज़ुर्ग हमारा ऐसी कोई बीमार हो तो हम फ़ौरन उनको हॉस्पिटल तक। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया सर आपका। अपने जी नाज़रीन, ये एक ख़ुसूसी प्रोग्राम था कोहिनूर न्यूज़ की तरफ से। इसमें ये प्रोग्राम जो है अगर ना होता, क्योंकि ये जो हमारी टीम है, एजाज़ डोगर साहब हैं, चौधरी शहबाज अराई साहब हैं, शहजाद साहब हैं और इसके अलावा हमारे जो ऑनर्स हैं, ये उनकी ख़ुसूसी काविश थी कि ये प्रोग्राम हो ताकि हम अपने हिस्से की शम्मा जो है रोशन कर सकें। और खुदारा जो है कि जिसकी आपने ऑटोबायोग्राफीज़ आपने इनकी सुनी है, तो कम अज़ कम आप फाइनेंशियल तौर पर आप स्ट्रॉन्ग हो, तो आप ये कम अज़ कम आप ये देखें कौन आपका करीबी है, कौन आपका दुश्मन है, इसको एनालिसिस करना आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसके साथ ही मुझे और मेरी कैमरामैन टीम शाहीन बाबा को इजाज़त दीजिएगा। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।